व्हाट इज पॉलिटिक्स फॉर यू? आने वाले 100 सालों में, 50 सालों में आप एज अ सोसाइटी, नॉट जस्ट एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी आप किधर, किस डायरेक्शन में हेड करने वाले हैं, आपकी दिशा क्या होने वाली है, वो निर्धारित करने का सबसे बड़ा अगर कोई मंच है तो वो पॉलिटिक्स होती है। ईवीएम मशीन्स, कोई भी इलेक्शन होता है उसके बाद यही बोला जाता है कि ईवीएम मशीन्स में घोटाला हुआ है, नंबर की वोटिंग्स हो रही है, इनकरेक्ट प्रेजेंटेशन हो रही है, रिपोर्ट्स गलत आ रही हैं। हमेशा हारने वाली जो दल होता है वही ईवीएम हैकिंग का आरोप लगाया करते हैं। पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस, विच साइड आर यू इन? आई एम नरेंद्र मोदी जी से हर एक इंडिविजुअल को क्या सीख लेनी चाहिए? हर जो राजनेता होता है वो कुछ अच्छी चीजें उसमें होती हैं, कुछ बुरी चीजें उसमें होती हैं। आज वो व्यक्ति न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री हैं, वो इस देश की राजनीति का केंद्र बने हुए हैं। कि आपके हिसाब से धर्म को कैसे बचाया जा सकता है? जो मैक्सिमम जनता है उनका दुर्भाग्य है कि वो बात धर्म की ही करते हैं, पर उन्हें धर्म का मूल स्वरूप पता ही नहीं। सर्वेश भाई, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं आज के पॉडकास्ट में, आज के हमारे सेशन में। आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सर्वेश भाई, आपका पॉलिटिकल एनालिसिस मुझे जानना है और फिलॉसफी के बारे में भी बात करनी है, लेकिन मैं चाहता हूं उससे पहले आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आपकी जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई रीवा से? नमस्कार आपको शशांक जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जर्नी रीवा से स्टार्ट हुई थी। मैं मध्य प्रदेश का, हमारा एक छोटा सा ज़िला है, ज़िला रीवा, वहाँ से मैं आता हूँ। और कक्षा 10 तक हमने वहीं पढ़ाई की। बड़ा ही एक प्यारा सा ज़िला है हमारा, काफ़ी पॉलिटिकल माहौल वहाँ भी है। मध्य प्रदेश की राजनीति में रीवा का योगदान हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और मध्य प्रदेश में विलय के पहले जब विंध्य प्रदेश हुआ करता था, उसकी राजधानी रीवा होती थी। और उसके बाद से, मतलब मध्य प्रदेश में विलय के बाद से भी मध्य प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में रीवा का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो एक तरह से बचपन से ही उस माहौल में रहते हुए भी थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ, राजनीति की तरफ झुकाव था। कक्षा 10 तक मैंने रीवा में ही पढ़ाई की, और उसके बाद हम 2 साल के लिए कोटा निकल गए। वहाँ जेई के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था, और कोटा जाते ही वहाँ से लेखन शुरू हुआ। वहाँ जब देखा कि अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें व्यक्त करने, काफ़ी सारे इमोशंस हैं जिन्हें एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। तो जब कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो आप लिखना शुरू कर देते हो, कि मुझे लगता है कि रिटन फॉर्म इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन वन कैन हैव। तो भगवान की दया से अच्छे शब्द मिले, और पढ़ने का शौक़ बचपन से ही था, लिटरेचर में रुचि थी। तो वहाँ से फिर लिखना शुरू किया 2018 के समय से। और जेई की प्रिपरेशन के अंत तक, मतलब 3 सालों के उस दौर ने काफ़ी कुछ सिखाया, कोटा के उस दौर ने। और सबसे ज़रूरी बात जो सिखाई थी वो थी कि लड़ना। उस प्रिपरेशन के दौर के अंत में मेरा सिलेक्शन मुझे मिल गया था, IITs में तो नहीं, पर हमारे मध्य प्रदेश के बहुत ही नामी गिरामी इंजीनियरिंग कॉलेज में। पर उस समय तक मुझे समझ आ गया था कि इंजीनियरिंग इज़ नॉट मेंट फॉर मी, और आई एम नॉट मेंट फॉर इंजीनियरिंग, अगर हम इसे बेटर डिस्क्राइब कर सकें तो। बोलना और लिखना ऑलरेडी मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। तो फिर उसके बाद मैंने पत्रकारिता को चुना, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। फिर 2021 में हम पत्रकारिता की तालीम लेने के लिए चंडीगढ़ गए, और वहीं से जब आप जर्नलिज्म करने जाते हो तो 90% ऑफ द टाइम्स हर किसी को जर्नलिज्म के बारे में यही लग रहा होता है कि अरे जर्नलिज्म करेंगे तो एंकर बनेंगे या रिपोर्टर बनेंगे, या बहुत ज़्यादा कोई सोच लेता है तो वो फोटोग्राफर या फिर फोटो जर्नलिस्ट के बारे में सोच लेता है। पर जब मैं वहाँ पर अपना अध्ययन कर रहा था पत्रकारिता का, तो हमें पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के इस रियल्म के बारे में पता चला। हमें पता चला कि कैसे एक पूरी कौम है, एक पूरी सेट ऑफ बंच ऑफ पीपल हैं, जो राजनेता आप देखते हैं, जो मीडिया में नैरेटिव्स चल रहे हैं, उसके पीछे से कैसे उन नैरेटिव्स को, उन कैंपेन्स को डिज़ाइन किया जाता है। पॉलिटिक्स में हमेशा से इंटरेस्ट था, तो फिर उसके बाद हम पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में आ गए। और जहाँ तक रही बात फ़िलॉसफी की, तो जैसा हम अभी इस पॉडकास्ट के पहले भी चर्चा कर रहे थे कि वन फॉर द सोल एंड वन फॉर द किचन, तो फॉर द किचन आई एम अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट। वो मेरा व्यवसाय है, वो जीविकोपार्जन के लिए मैं करता हूँ। और फॉर द सोल आई एम रिसर्चर, जो कि और ज़्यादा जानना चाहता है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है फिलोसफी के बारे में, भारतीय दर्शन के बारे में, भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में। तो इस तरह से मेरा ध्यान फिलोसफी में आया। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर्वेश भाई सुन के। जैसे आपने पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में बात करी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके एक्सपीरियंस में पॉलिटिक्स क्या होती है? व्हाट इज पॉलिटिक्स फॉर यू? देखिए, राजनीति
एक सिर्फ एक शब्द नहीं है। पॉलिटिक्स इज समथिंग जो कि आपके देश को, आपके समाज को पूरी तरह से निर्धारित करती है। आने वाले समय में, आने वाले 100 सालों में, 50 सालों में आप एज अ सोसाइटी, नॉट जस्ट एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी आप किस डायरेक्शन में हेड करने वाले हैं, आपकी दिशा क्या होने वाली है, वो निर्धारित करने का सबसे बड़ा अगर कोई मंच है या सबसे बड़ा कोई जरिया है तो वो पॉलिटिक्स होती है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एज सिटीजन्स हमेशा एक्टिव रहें और ये इंश्योर करें कि जिन लोगों के ऊपर हम अपने लिए फैसले लेने की जिम्मेदारी दे रहे हैं, हम ये इंश्योर करें कि हाँ वो उस लायक हैं या वो उस काबिल हैं। ये डबल चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो जैसे आप देखते हैं अभी देश के हालात जैसे चल रहे हैं, वहां पे हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका शशांक जी। देखिए, हमारे देश का इतिहास संघर्ष का इतिहास रहा है। हमने लोकतंत्र को हासिल किया, एक लंबी हमने 200 सालों से अधिक की हमने लड़ाई लड़ी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, और फिर हमें लोकतंत्र मिला। तो हमारे देश की जो लोकतांत्रिक आत्मा है, जिसे हम डेमोक्रेटिक सोल कह सकते हैं, स्पिरिट कह सकते हैं हमारे देश की, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। कभी भी कोई चीज़ बिल्कुल सफ़ेद या बिल्कुल काली नहीं होती है, ग्रे जोन हमेशा होता है। तो पॉलिटिक्स के लिए भी ऐसा ही है। आप बिल्कुल स्वर्ण युग में या फिर बिल्कुल कालिख के युग में नहीं रह सकते हैं। वैसा ही युग अभी भी है, कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। जैसा आपने कहा कि अभी पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा है हमारे देश का, तो जो एक सबसे इंटरेस्टिंग बात अभी हाल के पिछले कुछ दशकों में देखने को मिली है पॉलिटिक्स में, वो है कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जिसे मैं कहता हूं कि कॉर्पोरेट जैसा बन जाना पॉलिटिक्स का, सिर्फ पॉलिसी मेकिंग में नहीं बल्कि बैक एंड में भी, इलेक्शंस की मैनेजमेंट में भी। चुनावों से पहले जो प्रक्रिया अलग अलग पार्टीज या फिर अलग अलग कैंडिडेट्स अपनाते हैं, जो टेक्निक्स वो अपनाते हैं, जो नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा अब कॉर्पोरेटाइज हो रहा है। जो ये ट्रेंड पिछले स्पेशली अगर मैं 2014 के बाद से बात करूं, शशांक जी, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अब जब आप एक राजनेता के बारे में सोचते हैं तो आप सोचते हैं कि कोई व्यक्ति होगा जो खद्दर का कुर्ता पहनता होगा, जनता के बीच में रहता होगा और वहां से उठकर उनके मुद्दे लेकर आता होगा। पर पिछले कुछ दशकों में जो देखा गया है वो है कि एसी कमरों में बैठकर अब राजनीति की दिशा को निर्धारित किया जा रहा है। हर पार्टी का, हर लीडर का, चाहे वो एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल लीडर हो या फिर कोई छोटी या बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, सभी के अपने पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट आप उन्हें कह लें या पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट कह लें। तो हम भी उसी कॉम में से आते हैं और ये वो लोग हैं कि भाई एसी कमरों में बैठ रहे होते हैं सूट बूट लगाकर, और आप सारे स्टैट्स के थ्रू आप बड़े बड़े सर्वेस करते हैं और उससे आप डिसाइड करते हैं कि आने वाला जो भी चुनाव है वो किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, उसके लिए कौन से नैरेटिव्स बनाए जाएंगे और उसकी जो दिशा होगी, जो मीडिया का डिस्कोर्स होगा, वो क्या होगा। तो मेरा ये मानना है कि जब तक राजनीति जमीन से जुड़ी हुई है, लोगों के बीच से मुद्दे उठकर आ रहे हैं, तब तक राजनीति लोकहित की बात कर सकती है, आम जनता के हित की बात कर सकती है। और ऐसा नहीं है कि जो बैकएंड पे रहकर नैरेटिव्स बनाने वाली चीज पहले नहीं होती थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों में इसका जो परसेंटेज बढ़ा है, अगर मैं आपको कहूं कि हमारे देश का पॉलिटिकल सिनेरियो है उसका हम 100% लेकर चलें, उस 100% में से जब तक मोर देन हाफ, मतलब 50% से अधिक, 60 to 70% ऑफ द पॉलिटिक्स जब तक जनता के बीच से होती रहेगी, जनता के बीच नेता घूमेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, उनके मुद्दों को सामने लेकर आएंगे, तब तक राजनीति जनता के हित की रहेगी। उस समय सिर्फ 30% हिस्सा ऐसा हो जो एसी कमरों में बैठकर डिजाइन हो रहा हो, जो बैठकर ड्राफ्ट आउट किया जा रहा हो कि हमें इन नैरेटिव्स पर लड़ना है। पर अब तेजी से क्या हो रहा है पॉलिटिकल सिनेरियो में कि ये जो 30% है ये बढ़ता जा रहा है और वो जो 70% वाला आंकड़ा था वो घटता जा रहा है। तो ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हमारे देश की जो लोकतांत्रिक आत्मा है, डेमोक्रेटिक स्पिरिट बहुत ही स्ट्रांग है और बिल्कुल हम आगे एक ऐसे ही अच्छे लोकतांत्रिक देश की तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो मुझे यही उम्मीद है कि आगे भी हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो बिल्कुल अच्छा रहेगा। मैं, जैसे आपने मुद्दों के बारे में बात करी, मैं जानना चाहता हूं 2025 में कुछ ऐसे 4-5 मुद्दे आप गिना सकते हैं जिनके ऊपर स्ट्रांगली काम भी किया गया हो या फिर ना भी किया हुआ, कुछ ऐसे मुद्दे जो एक कॉमन मैन के लिए हो। देखिए, कॉमन मैन का जो मुद्दा है, जैसे जब मैंने बात की नैरेटिवाइज करने की चीजों को, बात ये नहीं है कि जो मुद्दे हैं वो गुम जाएंगे। कॉमन मैन के, आम आदमी के मुद्दे कभी गायब हो ही नहीं सकते। जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज भी हैं, जो कंसल्टेंट्स भी हैं, उन्हें भी अपनी स्ट्रेटेजीज में और अपने नैरेटिव्स को बनाने में तभी सफलता मिलेगी जब वो उसी कॉमन मैन के उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हों। बात ये है कि आप उन मुद्दों को समझ कैसे रहे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं देखूं कि जिस भी नेता को आप अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुन रहे हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 अलग अलग कैंडिडेट्स हैं, अलग अलग पार्टीज के।
आप उनमें से देखेंगे कि उन चारों में से कौन आपके मुद्दों को बेहतर समझता है, किसने जमीन पर आपके साथ ज्यादा वक्त गुजारा है, कौन आपके मुद्दों को अपने मुद्दे समझता है, आपकी समस्याओं को अपनी समस्याएं समझता है। जी। पहले इसके लिए क्या करना होता था कि इसके लिए सही मायनों में जमीन पर उतरना होता था। अगर बाढ़ आई है या फिर किसी तरह की समस्या है लोगों को, तो नेताओं को जाकर कीचड़ में उतरना पड़ता था। आज की डेट में जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के थ्रू जो संभव हो पा रहा है वो ये है कि आप कोई भी हो सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कि आपने जमीन पर उतना समय गुजारा है, लेकिन आपके लिए जो रिसर्च वर्क होता था, जो आपको जमीन पर रहकर लोगों की बातें समझनी होती थी, आपको जो ये जानना होता था कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने प्रतिशत लोगों को कौन सी समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या क्या है, इसके लिए अब आपको जमीन पर नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए आप कुछ सेट ऑफ एजेंसी को, कुछ सेट ऑफ पीपल को हायर करेंगे, वो आपके लिए सर्वे करेंगे और आप उन्हीं बातों पर आगे जाकर चुनाव लड़ लेंगे। इसमें दिक्कत ये नहीं है कि मुद्दे गायब हो गए, इसमें दिक्कत ये है कि उन मुद्दों के प्रति जो सेंसिटिविटी है, जो आपका नेता है उस मुद्दे को किस हद तक अपना मुद्दा समझ रहा है, वो उस दर्द को, उस पीड़ा को किस हद तक जान पा रहा है। इस मामले में हमें थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से आपने इसका आंसर दिया। सर्वेश भाई, जैसे हमने इलेक्शंस के बारे में बात करी, वोटिंग्स के बारे में बात करी, सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है ईवीएम मशीन्स। कोई भी इलेक्शन होता है उसके बाद यही बोला जाता है कि ईवीएम मशीन्स में घोटाला हुआ है, नंबर की वोटिंग्स हो रही है, इनकरेक्ट प्रेजेंटेशन हो रही है, रिपोर्ट्स गलत आ रही हैं। इसके ऊपर आपका कुछ ओपिनियन? देखिए, ईवीएम्स को हैक कर लेना और ये सारे आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। कोई भी पार्टी जब जीत जाती है तो उसे ईवीएम की हैकिंग पर कोई वो नहीं होता, वो तब ईवीएम हैकिंग का आरोप नहीं लगाते। हाँ। हमेशा हारने वाली जो दल होता है वही ईवीएम हैकिंग का आरोप लगाया करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप जब भी हार रहे हैं, किसी भी आप अगर ईवीएम हैकिंग के ऊपर सारी अपनी हार का ठीकरा फोड़ दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो अंदर की आपकी कमजोरियां थी, एक पार्टी के तौर पर या फिर एक कैंडिडेट के तौर पर, आपसे आपके चुनावी कैंपेन में, आपके इलेक्शन कैंपेन में जो कमी रह गई, आप उससे पल्ला झाड़ ले रहे हैं। जब तक आप अंदर खुद नहीं देखेंगे, अंदर झांक कर अपने कैंपेन में नहीं देखेंगे कि आखिर वो कौन सी मिस्टेक्स थी जो आपने कमिट की, जिसके कारण जो सामने वाली पार्टी या सामने वाला कैंडिडेट था वो बाजी मार ले गया, तो तब तक आप अपने चुनावी कैंपेन को सफल नहीं बना पाएंगे। फिर आप ईवीएम का रोना रोते रहिए और फिर चुनाव हारते रहिए। बिल्कुल सही बोला आपने। सो सर्वेश भाई, नैरेटिव बिल्डिंग होती क्या है और क्या सिर्फ एक नैरेटिव बिल्डिंग के थ्रू ही इलेक्शन जीता जा सकता है? नैरेटिव बिल्डिंग एक तरह से आप मान के चलिए कि अगर हम मीडिया के संदर्भ में देखें, मीडिया को लेकर अगर मैं मीडिया का एग्जांपल देकर समझाऊंगा तो हमारे दर्शकों को बेहतर समझ आएगा। मीडिया का काम यह है कि कोई एक घटना हुई या कोई एक पार्टी ने कोई एक फैसला लिया, तो जो मीडिया है वो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी दिखाएगा, नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी दिखाएगा। किसी भी एक तरीके के सिर्फ एक तरीके को नहीं दिखाएगा, एक साइड ऑफ द कॉइन को नहीं दिखाएगा। नैरेटिव बिल्डिंग में क्या होता है कि सिर्फ एक ही साइड को दिखाया जाता है। अगर किसी पार्टी के लिए फेवरेबल नैरेटिव बनाना है तो उनके लिए पॉजिटिव चीजें दिखाई जाएंगी, और किसी पार्टी के लिए अगर नेगेटिव चीजें चलानी, नेगेटिव कैंपेनिंग करनी है, तो सिर्फ नेगेटिव नैरेटिव्स चलाए जाएंगे। जहां तक बात रही कि क्या सिर्फ नैरेटिव से चुनाव जीते जा सकते हैं, तो कई बार हमारे प्रोफेशन के जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित हैं, आजकल तो काफी लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो हमें कई बार ये गुमान हो जाता है कि अब बीइंग अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट आप इलेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये आम जनता को भी समझ लेना बहुत आवश्यक है, नेताओं को भी समझ लेना बहुत आवश्यक है, और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट को भी ये समझ लेना बहुत आवश्यक है कि सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग से आप कभी भी चुनाव नहीं जीत सकते। जैसा मैंने बात की कि अगर हम, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले 100% और 70% वाला जो कंपोनेंट बताया, खुशकिस्मती है हमारे देश की ये कि अभी भी हम उस दौर में ही हैं जहां पे सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग आपको एक चुनाव जिताकर नहीं दे सकती। अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपको ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। नैरेटिव बिल्डिंग आप उसी चीज की कर सकते हो जो आप ग्राउंड पर देख रहे हो, जो आप ग्राउंड पर माहौल देख सक रहे हैं, वही नैरेटिव में, वही सोशल मीडिया पर और हर जगह मीडिया पर वो ट्रांसपायर होता है। आप कोई भी ऐसी हवा नहीं बना सकते जिसका ग्राउंड में कोई वजूद नहीं है। अब अगर सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग से चुनाव जीते जाते, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जब लोकसभा का 2024 का इलेक्शन था, उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि अब की बार 400 पार का उन्होंने नारा दिया। हर तरफ से, हर सर्वे में ये दिखाया जाने लगा मीडिया में कि अब बीजेपी 400 प्लस सीट्स इस बार जीत कर आ रही है। लेकिन जिस दिन रिजल्ट्स आए उस दिन क्या हुआ कि बीजेपी 240 सीट्स ही जीत पाई। बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों ने कह दिया था कि इस बार भाजपा पिछली बार से भी अधिक सीट्स, एस्ट्रोलॉजिस्ट जीते थे, वो प्रेडिक्ट करके बैठे हुए थे। तो
एक तो एग्जाम्पल ये हो गया। जी। दूसरा एग्जाम्पल वेरी रिसेंट हरियाणा 2024, बिल्कुल। हरियाणा विधानसभा का जो चुनाव था, बिल्कुल। उसमें कांग्रेस के लिए, क्योंकि बीजेपी के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी थी, सभी लोग, सभी राजनीतिक पंडित ये मानकर बैठे थे कि हरियाणा में कांग्रेस बहुत इजीली ये चुनाव निकाल कर ले जाएगी विधानसभा का। पर जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन फिर से एक बार ऑपोजिट, इस बार फिर से एक बार बीजेपी चुनाव जीत कर निकल गई और आज वहां पर सरकार बनाया हुआ है। तो ये उदाहरण यही दिखाते हैं कि सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग, आप अगर सर्वेस करा रहे हैं या आप रिपोर्ट्स करा रहे हैं, कई बार जो जनता का अंडर करंट होता है वो आपकी रिपोर्ट से, आपके फैक्ट से काफी अलग हो सकता है। तो आपको जमीन पर उतर कर काम करना ही पड़ेगा। आपको उस अंडर करंट को, जनता के बीच में क्या परसेप्शन है, उसे ध्यान में रखना पड़ेगा। भारत की जनता इतनी होशियार है कि आप कभी भी ये नहीं समझ सकते कि आप उन्हें आउटस्मार्ट कर जाएंगे, और आप सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग अगर करते रहेंगे और अपना जमीन पर कोई काम नहीं करेंगे तो आप चुनाव जीत सकते हैं। जी, जो मैंने चीज सीखी और आपसे सुनी कि ग्राउंड वर्क और ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें पीआर मार्केटिंग या फिर नैरेटिव बिल्डिंग्स का भी सहारा लेना चाहिए, क्योंकि जो हम कर रहे हैं अगर हम वो दिखा ही नहीं पा रहे तो लोगों तक हमारी बात नहीं पहुंचेगी। आपकी इस बात पे मैं ऐड ऑन करता हूं जी। जैसा आपने बात की कि हमें ग्राउंड पर काम करना चाहिए और साथ ही अपने पीआर पर भी काम करना चाहिए। नैरेटिव बिल्डिंग किस तरह से काम करती है, प्लीज आपको मैं सबसे बड़ा एग्जांपल अगर दूं, आज जो नेता प्रतिपक्ष है हमारे, लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी जी, उनके बारे में पिछले इतने समय से उन्हें एक नाम दे दिया गया, उन्हें लोग सीरियसली ही नहीं लेते हैं, उन्हें पप्पू बोला जाता है। पप्पू बोला जाता है। उनकी बातों को सीरियसली नहीं, उनके मीम्स वायरल होते हैं, उनके भाषणों को कोई सीरियसली नहीं लेता है। जबकि वो व्यक्ति इतना लर्नेड है, उस व्यक्ति ने कहां से, विदेशों से वो पढ़ाई करके आए हैं। अगर हम एजुकेशनल बैकग्राउंड के आधार पर देखें तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिफाइड लीडर्स में से हैं वो। बिल्कुल। आज आप उन्हें जज किस बात पे करते हैं? सिर्फ इस बात पे कि उनकी भाषण देने की कला में शायद थोड़ी ऊंच नीच है, शायद थोड़ी कमी है, या फिर उनके जो डायरेक्ट ऑपोजिशन में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो एक बहुत ही कुशल वक्ता हैं। तो लेकिन सिर्फ एक ओरेटर होने के नाते, सिर्फ एक वक्ता होने के नाते आप ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति एक पॉलिटिकल लीडर या फिर एक अच्छा नेता बन सकता है या नहीं, या फिर वो अपनी जनता के मुद्दों को बेहतर ढंग से उठा सकता है या नहीं। ये सिर्फ आप एक अच्छे वक्ता होकर एक अच्छे नेता नहीं बन सकते। पर राहुल गांधी में सिर्फ इतनी सी कमी थी कि उन्होंने अपने कुछ एक दो भाषण मिसप्लेस किए। मैं ये बात मान सकता हूं कि वो हो सकता है उतने अच्छे वक्ता ना हो, लेकिन जिस तरीके से फिर नैरेटिव्स बनाया गया, जिस तरीके से अलग अलग पार्टीज के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी उनके अगेंस्ट में नैरेटिव गढ़ा गया ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू इयर्स, तो उनकी जो क्रेडिबिलिटी को खत्म किया गया। आप ये समझें कि इस पूरे देश की साइकी से, हमारे विचारों से, कांग्रेस जो कि हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी है और उसके सबसे बड़े नेताओं में राहुल गांधी आते हैं, आज वो नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष के नेता हैं, अपोजिशन के। तो उनकी ही क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे खत्म कर दी गई। तो ये किस तरीके से हमारे साथ, हमारे माइंडसेट के साथ खेला गया, ये नैरेटिव बिल्डिंग का सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आज सरकार के अगेंस्ट में कौन बोलेगा? राहुल गांधी बोलेंगे या वो लोग बोलेंगे जो कि ऑपोजिशन में है। उनके लीडर को ही अगर आप नॉन क्रेडिबल ठहरा देंगे तो उनकी बातों को सीरियसली लेगा ही लिया जाएगा, तो आपके ऊपर कभी सवाल उठेंगे ही नहीं। ये होती है नैरेटिव बिल्डिंग की बात। अच्छा, आई होप जितने भी लोग इस बात को सुन रहे हैं उनके माइंड में एक क्लियरिफिकेशन अच्छे से आ गई होगी, राइट? तो सर्वेश भाई, अभी करंट पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात कर तो बीजेपी और कांग्रेस, विच साइड आर यू इन? आई एम वेरी न्यूट्रल इन दिस एस्पेक्ट, और हमारा न्यूट्रल होना बनता भी है। अब अगर आप आज देश के जो सबसे प्रसिद्ध पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं प्रशांत किशोर जी, अब वो बिहार में अपनी खुद की जनसुराज पार्टी के लिए उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार के। तो उनके भी अगर आप करियर ग्राफ को देखें, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के साथ भी काम किया है, उन्होंने नीतीश कुमार जी के साथ भी काम किया है, उन्होंने उनकी धुर विरोधी ममता बनर्जी जी के साथ भी काम किया है। तो जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, हम मोर और लेस किसी भी एक दल के नहीं होते हैं, हम उनको इंटेलिजेंस सप्लाई कर सकते हैं, उन्हें हम असिस्ट कर सकते हैं कि आप किस तरह से अपने मुद्दों को लेकर, अपनी बातों को लेकर आप जनता के बीच में जाएं, जिससे आप जनता के बीच में एक बेहतर परसेप्शन बना सकते हैं और अपनी बात को बेहतर ढंग से उन तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आपको चुनना है या किसी और को चुनना है, ये अंतिम फैसला जनता पर रहता है। ठीक है। सो सर्वेश जी, जैसे आपने मेंशन करा पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, मैंने देखा है एक ट्रेंड एनालिसिस के बाद भी कि 2014 के इलेक्शंस के बाद जो बीजेपी है वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रांग होती गई है। सो ऐसा क्या रीजन था जिसमें कि स्ट्रेंथ अप इनकी बढ़ती जा रही है और कोई और पॉलिटिकल पार्टी इनके आसपास भी नहीं घूम पा रही? जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि ईवीएम हैकिंग की बातें उठती हैं। जब भी कोई पार्टी हार जाती है, खासकर कांग्रेस की अगर हम बात करें, तो फिर ईवीएम हैकिंग पर सवाल उठने लगते हैं। ये वही बात है कि अगर आप सिर्फ किसी सिस्टम के ऊपर सवाल उठा देंगे तो आप दो गलतियां कर रहे हैं। एक तो आप अपनी खामियां नहीं पहचान रहे हैं कि आपके भीतर कौन सी ऐसी कमियां रहेगी
दूसरा जो आप नहीं पहचान रहे हैं वो ये है कि सामने आपका जो विपक्ष है, आपके अगेंस्ट में जो जिनके अगेंस्ट आपको चुनाव लड़ना है, उनकी ऐसी क्या खूबियां हैं जिससे वो लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। आज चाहे कांग्रेस के कितने भी बड़े सपोर्टर हों, वो ये देख रहे होंगे, उन्हें ये समझ जाना चाहिए, ये जानना चाहिए कि सिर्फ ये बोल देना कि अरे आपने मीडिया को खरीद रखा है, आप तो ईवीएम हैक कर लेते हैं, सिर्फ इतना बोलकर आप भाजपा की क्रेडिबिलिटी को जिस तरीके से उन्होंने बिल्ड किया है उससे आप डिसमिस नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी को अगर आप देखें तो उनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, कुछ बहुत ही अच्छी बातें हैं जो हर पार्टी को सीखनी चाहिए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बेहतर चीज़ करती है, हर पार्टी में देखिए जो टॉप लीडरशिप होती है उसके लिए संघर्ष होता है। इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स हर पार्टी में है और बीजेपी भी उससे अछूती नहीं है। कभी आपको आरएसएस और बीजेपी के बीच में, मोहन भागवत जी के बीच में और नरेंद्र मोदी जी के बीच में टसल दिख जाता है, ईगो क्लैशेस दिख जाते हैं। कभी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के और भाजपा की सीनियर लीडरशिप मोदी जी और अमित शाह जी के बीच में टसल की खबरें आम है, ये आती रहती हैं। पर इन खबरों को मैनेज कैसे किया जाए, इन खबरों को दबाया कैसे जाए, और न सिर्फ दबाया जाए बल्कि उससे ज्यादा जरूरी है कि जो पार्टी का कार्यकर्ता है उस तक कैसे ये बात पहुंचाई जाए कि आपके जो नेता हैं, जिनके लिए आप दिन रात काम कर रहे हैं, जिनके लिए आप जिनका सपोर्ट करते हैं हर मुद्दे पर, वो कैसे एकजुट हैं और आपकी बात आगे रखने के लिए कैसे वो कटिबद्ध हैं, कैसे वो एकदम अडिग हैं उस बात से। दूसरा जो है कि जैसा मैंने बूथ लेवल कार्यकर्ता की बात की, आज भारतीय जनता पार्टी का हर एक बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है वो अपने आप को डायरेक्टली कनेक्टेड महसूस करता है अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से। ये चीज बाकी पार्टीज में मुझे उतनी स्ट्रांग नहीं दिखती है, वो लिंकेज नहीं दिखता है। भले ही भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं वो समय समय पर मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम हो या फिर मन की बात हो तो उसमें तो वो देशवासियों को भी एड्रेस करते हैं। पर कई ऐसे कार्यक्रम है, जैसे वही मैंने मेरा बूथ सबसे मजबूत की बात की, उसमें जो वो अपने बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है, जो भाजपा का सबसे आखिरी पंक्ति का कार्यकर्ता है, उससे डायरेक्ट संवाद करते हैं। भले ही वो कितना ही सिंबॉलिक हो कि आप एक तरफ से बात कर रहे हैं और सिंबॉलिक तौर पे आप 2-4 कार्यकर्ताओं की बातें सुन ले रहे हैं, पर इससे जो बात होती है वो ये है कि एक जो ग्रास रूट लेवल का वर्कर है उस पार्टी का, उसे भरोसा आता है कि हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो हमारी बातें सुन रही है, हम उनसे डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम उनके लिए बस लगातार काम करते जा रहे हैं और उन्हें हमारी खोज खबर ही नहीं है, हमारी सुध ही नहीं है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है भारतीय जनता पार्टी का, ये बहुत ही अच्छा है और मुझे लगता है कि ये जो उनका जो वर्कर बेस है वो उनकी ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। तो सर्वेश जी, जैसे आपने बहुत सारे नैरेटिव्स भी दिए, हमने आपको बोलते हुए भी सुना, हम किस तरह से देख पाते हैं कि जो हमारा फ्यूचर है, हमारे जितने भी जनरेशन आ रही है, वो कांटा पॉलिटिक्स का किस तरफ झुका हुआ है, कुछ आप बता सकें? जो भारत देश में एक तो हमारे यहाँ जब भी कोई चेंज आया है, मैं सिर्फ पॉलिटिकल चेंज की बात ना करूं, मैं अगर सामाजिक तौर पे भी किसी चेंज की बात करूं, हमेशा उसका वाहक युवा ही बना है। अच्छा, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हों, सम्राट चंद्रगुप्त हों, चाहे वो अकबर हों, चाहे वो फिर आदि शंकराचार्य हों, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हों, सबने अपनी युवावस्था में ही न सिर्फ समाज की दिशा बदली बल्कि एक पूरे राष्ट्र के तौर पर हमें एक नई दिशा की ओर अग्रसर किया। तो जैसा आपने कहा कि आगे आने वाला कांटा किस ओर झुका हुआ है, तो मैं यही कहूँगा कि आगे भविष्य का, चाहे वो राजनीतिक भविष्य हो हमारे देश का, उसका सबसे ज्यादा अगर दारोमदार और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसी पर है तो वो हमारे देश का यूथ है, हमारे देश के युवा हैं। अभी हालिया के कुछ सालों में अगर हम बात करें तो जो सबसे एक दुखद चीज है वो ये है कि हमारे देश के युवा को धीरे धीरे राजनीति से दूर किया जा रहा है। बिल्कुल। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। आज का युवा राजनीति में अगर खड़ा है तो वो सिर्फ उस बात से संतुष्ट है कि वो अगर किसी बड़े नेता का झंडा लेकर खड़ा हुआ है या उनके समर्थन में नारे लगा रहा है। आज का भारत का युवा सिर्फ किसी नेता का समर्थक बनकर बहुत ज्यादा संतुष्ट है। वो ये बात भूल चुका है कि तुम सिर्फ समर्थक बनने के लिए पैदा नहीं हुए थे। भारत का युवा खुद नेतृत्व करने के लिए पैदा हुआ है, खुद नेता बनने के लिए पैदा हुआ है। आज आप किसी भी स्टेट में देखें, पूरे देश में छात्र संघ की जो बात होती है, जो छात्रों का एक राजनीति होती है, उसमें उसे सिस्टमैटिकली इतना ज्यादा कमजोर कर दिया गया है और वो एक तरह से कमजोर हो भी गई है। युवाओं का भी मुझे लगता है कि या तो वो लीडरशिप जो क्वालिटी चाहिए उसके लिए, खासकर सोशल मीडिया के आने के बाद, तो उसमें भी थोड़ी कमी आती हुई दिखी। और आज हालात ये हैं कि आप
मैं नॉर्थ इंडिया ही नहीं, मैं पूरे देश को भी अगर काउंट करूं जी तो आज ये दौर है कि छात्र नेताओं के तौर पर कोई ऐसा नेता जो छात्र राजनीति से उठकर आ रहा हो, विश्वविद्यालयों से नेता उठकर आ रहे हो, अगर आप 4-5 चुनिंदा नामों जो सोशल मीडिया पर प्रचलित हैं उनके अलावा आप किसी का नाम नहीं बता सकते। नहीं देखेंगे, आप किसी का नाम जान नहीं पाएंगे। ये हमारे देश के लिए सबसे कठिन दौर है, उस देश के लिए जहां स्वतंत्रता के बाद भी और स्वतंत्रता के पहले भी हमेशा युवाओं ने ही, चाहे आप जेपी आंदोलन की बात करें, जेपी आंदोलन में जो युवा उठकर खड़े हुए वो आज वो बूढ़े हो गए हैं, आज उनकी गद्दी सत्ता छोड़ने की उम्र आ गई है, लेकिन वो आज तक खड़े हुए हैं। इन सब ने छात्र राजनीति से शुरुआत की थी, पर आज सिस्टमैटिकली छात्र राजनीति को खत्म कर दिया आपको गया क्या लगता है कि छात्र किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं? छात्रों को मुझे लगता है कि एक तो ऊपर आने नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि देखिए, जब अगर छात्र पढ़ेगा, छात्र राजनीति करेगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर एक पढ़ा लिखा युवा अगर राजनीति कर रहा है तो फिर नेताजी के बेटे को राजनीति करने की जगह नहीं मिलेगी। तो जो परिवारवाद है, जिस परिवारवाद की बातें अलग अलग पार्टियां किया करती हैं, विधायक जी के बेटे को फिर टिकट नहीं मिलेगा जस्ट बिकॉज वो विधायक जी का बेटा है। अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उनके विश्वविद्यालय से, उस वहां पर कोई विश्वविद्यालय है और वहां कोई एक पढ़ा लिखा युवा नेता है जिसके पीछे 4 लड़के, आप रविंद्र सिंह भाटी का उदाहरण ले सकते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनावों में उन्होंने एक तरफा जीत हासिल की थी। तो अगर ऐसे व्यक्ति चुनाव में आते रहे और चुनावी परिदृश्य को बदलते रहे तो फिर परिवारवाद की जगह ही नहीं बचेगी। तो ये सिर्फ भाजपा या कांग्रेस की बात नहीं, हर एक राजनीतिक दल मिलकर धीरे धीरे छात्र राजनीति को खत्म कर रहा है जी। और इस बारे में हमारे देश के युवाओं को चेता जाना चाहिए, उन्हें इस बारे में जागरूक हो जाना चाहिए और जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। ठीक है। सर्वेश जी, मैं 3 नाम लूंगा, मैं चाहता हूं कि आप उनके बारे में कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ नेगेटिव साइड भी, we'll try to complete with both of side, positive side as well and negative side as well. The number 1 person is coming in my mind is Arvind Kejriwal ji. So please, can you please give your opinion since you have too much of knowledge on the politics about that? जी देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक बहुत ही बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हाँ। एक बेहतर नेता हैं वो। हाँ। और वाक कला, उनकी भाषण की जो कला है, एक अच्छे वक्ता हैं वो। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर उन्होंने काफ़ी बेहतरीन काम किया जब उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। कुछ खामियां हैं, जैसे मैं अगर मैं खूबियों की बात करूं तो सोशल मीडिया कैंपेनिंग, सबसे पहले अगर सोशल मीडिया का किसी ने पावर समझा था तो वो थे नरेंद्र मोदी जी। और उसके बाद अगर किसी ने सोशल मीडिया को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया अपने इलेक्शन कैंपेन में तो वो आम आदमी पार्टी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल जी मेरे हिसाब से अभी तो उनके थोड़े सितारे गर्दिश में हैं, पर मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा कि जल्दी ही वो एक बेहतर रूप में हमारे सामने वापस आए। अच्छा, सेकंड नेम इज योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी। देखिए, बिल्कुल तेज तर्रार छवि के नेता हैं और उनमें उनके बारे में खास बात यह है कि योगी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री, उन्होंने आज देश की राजनीति केंद्रित हो गई है 2 नामों पर, श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी। ये आप माने या ना माने, ये विपक्षी दल और सारे पक्ष सब मानते हैं, सब हर बंदा एग्री करता है। ऐसे समय में अगर भारतीय जनता पार्टी में इन 2 शीर्ष नामों के अलावा कोई व्यक्ति अपने ब्रांड वैल्यू को और अपने नाम को आगे ला पाए हैं, भले ही वो अभी किसी कैबिनेट के मंत्री भी नहीं है, वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है, लेकिन किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री की इतनी ज्यादा लोकप्रियता नहीं है जितनी लोकप्रियता योगी आदित्यनाथ जी की है। और उत्तर प्रदेश में आप देखें, चाहे कितनी भी हसल एंड टसल की खबरें आए, लेकिन जब मोदी जी उत्तर प्रदेश जाते हैं तो उन्हें योगी जी को अपने साथ बैठाना पड़ता है। योगी जी के बिना भाजपा का काम उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं आता। मैं भी उत्तर प्रदेश से हूं, तो मैं जितनी बार विजिट करता हूं सो हम चलते हुए उनकी तारीफ करते हुए चलते कि पहले के टाइम ऐसा ट्रांजिशन था, लेकिन अब इतना ट्रांजिशन हुआ है, इतनी स्पीड की तरफ से हुआ है, तो हम हमेशा एक थैंक यू नोट की तरह ही देखा जाता है कि हमारा वोट सही जगह पे गया था। बहुत ही एबल स्टेट्समैन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक जिस तरह से एक स्ट्रिक्ट छवि होनी चाहिए कि भाई अगर तुम किसी तरह का उत्पात मचा रहे हो, किसी तरह की गुंडागर्दी चल रही है तो वो झेली नहीं जाएगी, उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि अच्छी चीज हुई है और उनके मॉडल को हर तरफ फॉलो किया जा रहा है। एग्जांपल आप बंगाल में देखें, वहां लोग कहते हैं कि भाई हमें योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। अलग अलग प्रदेशों में जब लोग आपकी बात करने लगे तो मतलब एक मुख्यमंत्री के तौर पर आप काफी सफल हो चुके हैं जी। अच्छा, मैं तीसरे नाम से पहले पूछना चाहूंगा, जैसे मूवीज आती है, बंगाल फाइल्स अभी आई हैं, तो क्या ये पॉलिटिकल एजेंडाज होती है जो लोग दिखाना चाहते हैं, या फिर ये रियल में ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं? इसमें मैं ये कहूंगा कि इन दोनों ही बातों का आप मिक्सअप ले सकते हैं। ठीक है। पॉलिटिकल एजेंडा मैं पूरी तरह से इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि
हम सब जानते हैं कि सिनेमा समाज का दर्पण होता है, बिल्कुल। और समाज में जो चीजें चल रही हैं बेसिकली, जो आम लोगों के बीच में जो धारणाएं हैं, उसी को सिनेमा जगत अपने फिल्मों में दिखाएगा। जब एक आपको आमिर खान की एक मूवी याद होगी, रंग दे बसंती आई जी थी, बिल्कुल, बिल्कुल। काफी बढ़िया हुई पिक्चर थी थी। वो, काफी हिट मूवी हुई वो, जी। और उसके गाने बड़े बेहतरीन थे। हाँ, उस समय यहाँ हमारे देश की जनता किस चीज से त्रस्त थी? करप्शन से त्रस्त थी। तो उस मूवी में करप्शन पर बात की गई थी, बिल्कुल। और अलग अलग जो कुरीतियां थी हमारे देश में उस समय, कांग्रेस के उस राज में, उस पर बात की गई थी। आज हमारे देश में जिस तरह का कॉमन सेंटिमेंट है, जिस तरह से लोग सोचते हैं, उस तरह से ये मूवीज बनाई जा रही हैं, और मुझे लगता है कि जितना हम इसे सिनेमा के तौर पर देखें, देखिए मुझे लगता है कि इतिहास को पढ़ने के लिए हाँ, कभी भी सिनेमा का सहारा नहीं लेना नहीं लिया चाहिए। जाता है। आप अगर इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, आप किताबें पढ़ें, आप वेरीफाइड स्कॉलर्स से मिलें जो उस बारे में जानते हैं, जिन्होंने उस बारे में अध्ययन किया है। आप सिनेमा को एक सिनेमा के तौर पर देखें और उसी से आप वापस लौट आएं। हमारे देश के युवा की सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वो ये है कि हम किताबें पढ़ते नहीं हैं और इतिहास जानने की कोशिश करते हैं सिनेमा से और मूवीज से। तो मैं यही कहूंगा कि जितनी भी ये सिनेमा है, जितनी भी मूवीज हैं, इन्हें मूवीज की तरह देखा जाए और वापस घर आ जाया जाए, उससे हिस्ट्री समझने की कोशिश ना की जाए। ठीक है, बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी से हर एक इंडिविजुअल को क्या सीख लेनी चाहिए? देखिए, जैसा कि आपने कहा, अगर मैं नरेंद्र मोदी जी की अच्छी बातों के बारे में बात करूं, इस बात में कोई संशय नहीं है, कोई दोमत नहीं है इस बात में कि नरेंद्र मोदी जी भारतीय राजनीति में एक फिनोमिना रहे हैं। जी। अब हर जो राजनेता होता है वो कुछ अच्छी चीजें उसमें होती हैं, कुछ बुरी चीजें उसमें होती हैं। वो अगर 10 अच्छे काम करेंगे तो 10 बुरे काम भी करेंगे, उनके आलोचक होंगे, उनके विपक्षी होंगे, बिल्कुल ये जाहिर सी बात है। आप अगर इस फील्ड में आ रहे हैं तो आप ये सोच कर ही आइए कि आपको जितनी तारीफें मिलेंगी उससे ज्यादा आपको आलोचनाएं ही मिलेंगी। पर एक व्यक्ति के तौर पर अगर मैं देखूं, एक व्यक्तित्व के तौर पर उन्हें, तो आप देखिए कि किस जगह से, किस तबके से वो आते हैं। उन्होंने एक चाय बनाने से शुरुआत की, और उस वडनगर के रेलवे स्टेशन से निकलकर, और आज अगर कोई व्यक्ति इस 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश का प्रधानमंत्री है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर उनसे हमें कर्मठता सीखनी चाहिए, कैसे वो भारतीय जनता पार्टी में और आरएसएस में आखिरी पंक्ति के कार्यकर्ता हुआ करते थे। आखिरी पंक्ति के कार्यकर्ता से मेरा मतलब ये कि आज से अगर आप कुछ दशक पहले जाकर देखें तो आप बिल्कुल भी इस बात में आश्चर्यचकित मत होइएगा कि कोई नरेंद्र मोदी को बोल रहा है कि आप ये कुर्सियां वहां पर लगा दीजिए, और उस स्थान से उठकर आज वो व्यक्ति न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक पद होना तो अलग बात है, वो इस देश की राजनीति का केंद्र बने हुए हैं। आज आप छोटे से बच्चे से भी अगर पूछेंगे जिसे राजनीति के बारे में कोई समझ नहीं है, वो भी ये बता देगा कि प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी। मोदी जी हैं। तो इस तरह से इस पायदान तक पहुंच पाना एक अपने आप में बहुत ही बेमिसाल बात है। और चाहे विपक्षी उनके कहें कि भाई मीडिया को आपने खरीद लिया है, या फिर आपने पूरी मीडिया को आप मैनेज कर रहे हैं, ये सारी बातें आप एक तरफ रखिए, लेकिन 140 करोड़ की इस आबादी ने जिस व्यक्ति पर लगातार 3 बार भरोसा किया है, 3 बार उन्हें बहुमत दी है, और आज वो तीसरी पंचवर्षीय में हमारे प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारे देश में जब स्वतंत्रता के बाद से ही 4 बड़ी समस्याएं थी, चाहे आप लैंग्वेज को लेकर बात करें, भाषा को लेकर, चाहे आप जाति को लेकर बात करें, धर्म को लेकर बात करें, या फिर सोशल स्टेटस को लेकर बात करें। ये 4 मुद्दे हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत ही विभाजनकारी हैं, और इनमें आपस में हमारे देश की जनता हमेशा लड़ती रही है। कभी ना कभी कोई ना कोई टसल होता रहा है हमेशा। पर इस सब के बावजूद इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने सारे लोग, इतने सारे पॉलिटिकल विमर्श, उनकी अपनी आइडियोलॉजीज, और इस सब के बाद इन सब को मैनेज कर पाना ये बहुत ही मुश्किल काम है। और मुझे लगता है कि ये काफी इंस्पायरिंग चीज है। और इस उम्र में भी हाल ही में उनका जन्म दिवस गया है, और इस उम्र में भी वो जिस तरह से लगातार काम कर रहे हैं, ये अपने आप में बिना छुट्टी के जी। ठीक है, आई होप हम सभी को एक बहुत अच्छा एग्जांपल इन रियल देखने को भी मिला गया होगा। सो रिसेंटली मैंने स्पेशली कुछ चीजें रिसर्च करी थी। 26/11 हुआ था हमारे देश का, कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी पहलगाम अटैक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, फटाफट एक्शन, क्विक एक्शन। मैंने एक चीज नोटिस करी कि इस बारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ एकजुट हो गई थी। सो इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं। सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर की बात करते ही मैं हमारे देश की सेना को सलाम करना चाहूंगा। और ये एक देश के नागरिकों के तौर पर हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें भारतीय सेना जैसी प्रोफेशनल आर्मी मिली है। अब मैं प्रोफेशनल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए, स्ट्रॉन्ग आर्मी होना, सशक्त आर्मी होना एक अलग बात है,
लेकिन प्रोफेशनल आर्मी होना एक कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। हमारी आर्मी जिस तरह से सर्जिकल प्रिसीजन के साथ अपने ऑपरेशंस को हर बार अंजाम देती है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात हो, चाहे वो इस बार एयर स्ट्राइक्स की बात हो, या फिर वो अपने S-400 से अपने आप को जी। अपनी रक्षा करने की बात हो, जी हमारी सेना ने हमेशा हमें बचाया है, हमें गौरवान्वित होने के मौके दिए हैं। और चाहे वो अलग अलग, हम इतने सारी लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं, और आज अगर हम यहाँ पर सुरक्षित बैठे हैं, हम पॉडकास्ट कर पा रहे जी। हैं, ये सेना हमारी सेना के कारण ही है। बिल्कुल। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी सेना ने आज तक हमें शिकायत का कोई मौका नहीं दिया, पर सिर्फ गर्वित होने के ही मौके दिए हैं। लेकिन ये दुख की बात है उतनी ही कि ये हम अपने राजनेताओं के बारे में नहीं कह सकते। हाँ। अब इस पर मैं क्यों आ रहा हूं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि देखिए जब भी कोई युद्ध लड़ा जाता है, वो युद्ध हमेशा 2 फ्रंट्स पर लड़ा जाता है, 2 मोर्चों पर लड़ा जाता है। एक तो हो गई सीमा, जहां हमारी सेना तैनात खड़ी है और वहां हमें पता है कि कोई भी आंख उठाकर हमारे देश को नहीं देख सकता। दूसरी होती है डिप्लोमेसी, कूटनीति, जो राजनेता खेल रहे होते हैं अपने मंत्रालयों में बैठकर, अपने ऑफिसेज में बैठकर अलग अलग देशों के साथ। वहां पर चाहे अब अलग अलग समय रहा हो और अलग अलग हमारे नेता रहे हों, चाहे हम लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें, चाहे हम इंदिरा गांधी जी की बात करें, चाहे हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें। अभी हमने मोदी जी की अच्छाइयों की बात की, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सा असंतोष हुआ, हमारे देश के लोगों को, कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर पर सीज फायर किया गया, वो थोड़ी सी असंतोषजनक बात है। मैं देखिए इस पर कोई भी टिप्पणी करने के पहले मैं ये बता दूं कि मैं खुद एक सैनिक परिवार से आता हूं। मेरे मामा जी के परिवार में मेरे बड़े मामा जी, मेरे छोटे मामा जी, मेरे बड़े भाई हैं, सब आर्मी में एक तरह से। आपको कैसा लगता है जब टेरर अटैक होता है कंट्री के ऊपर? बहुत ही खराब लगता है। देखिए वही मैं बोल रहा हूँ कि मैं रीवा में, हमारे यहाँ एक पिपरहा गांव है, मेरे मामा जी का गांव है। वो गांव ऐसा है शशांक जी, मैं आपको बताऊं, जैसे ही बच्चा वहां समझने लायक होता है, आर्मी में वो आर्मी के लिए दौड़ना शुरू कर देता है। आप सुबह 5 बजे जाएंगे, उस गांव के लड़के लोअर और टी शर्ट पहनकर दौड़ रहे हैं आर्मी की तैयारी के लिए। इस तरह का जज्बा है उस गांव को। और मैं वहां पर बचपन गुजारा है मैंने, हमने देखा है कि कैसे एक सैनिक जब घर आता है वो अपने आप में एक त्योहार बन जाता है। हमारी माताएं, हमारी सारी रिश्तेदारी वहां जा रही होती है कि चलो वो आए हुए हैं, 10 दिन की छुट्टी है तो उनसे मिल लेते हैं। इतना त्याग हमारी जो सेना कर रही है, उसके बाद अगर ऐसी कोई आतंकी घटना हो जाए और हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही हो, सारी पार्टियां, सारा राजनीतिक जो परिदृश्य, आप देखिए असदुद्दीन ओवैसी जी, जिन्हें इतना लंबा चौड़ा मतलब उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता था, उनकी इतनी तारीफ हुई सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कितना भारत का पक्ष लिया इस बार। तो जब इतनी एकता हो आपके पास, फिर आप आखिर क्यों, किस मजबूरी में आप ये सीज फायर कर रहे हैं? और देखिए सीज फायर जैसे हुआ, हम सीज फायर अनाउंस करते तो वो बहुत बढ़िया बात होती। युद्ध कभी किसी समस्या का समाधान नहीं है, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया, अगर अमेरिका पाकिस्तान में घुसकर एबटाबाद में जाकर ओसामा बिन लादेन को मारता है, वहां बम गिराते हैं और वहां ओसामा बिन लादेन को वो अपना बदला लेने के लिए मारते हैं, अगर अमेरिका इराक जाता है और वहां वो आतंकवाद का खात्मा करने के नाम पर दशकों तक जो भी नरसंहार उन्होंने किया वो करते रहते हैं, तो वो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। पर अगर भारत वही चीज करे, अपने ऊपर हुए आतंकवादी हमले का जवाब दे, तो फिर वो कॉमन सेंस की बात नहीं है। और ये सवाल किसे पूछना चाहिए था? ये सवाल पूछना चाहिए था हमारे देश के राजनेताओं को। बिल्कुल। पर वहां पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, आप देखिए, आप नैरेटिव बिल्डिंग के सरताज हैं आज की डेट में। जो सत्ताधारी दल है उससे बड़ा नैरेटिव बिल्डिंग का चैंपियन नहीं है पूरे देश में। पर जब ये बात आई दुनिया भर में एक नैरेटिव सेट करने की, पाकिस्तान को अलग थलग खड़ा करने की, तब वहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था और इसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा रहेगी। आपको लगता है कि ये जो वॉर था ये इंडिया और पाकिस्तान की वजह, इंडिया और चाइना के अगेंस्ट में चल रहा था? देखिए ये तो अब जग जाहिर सी बात है कि चाइना ने सप्लाई किए थे आर्म्स पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान का खुद का कुछ है नहीं, बिल्कुल तबाह और रखा देश है ना, बचा कुछ और कर्जे पे पूरा देश चल रहा है, तो इनकी इतनी औकात नहीं है कि आके इंडिया पे हमला करे और तहस नहस करके वापस चला जाए। बिल्कुल ठीक बात है ना। आप देखिए पाकिस्तान हमारे साथ ही आजाद हुआ, उन्हें उधार की आजादी मिली हमारे संघर्षों के बाद, लेकिन आज आप भारत की स्थिति देखिए, इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद, पाकिस्तान तो छोटा सा देश है, उनके लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन और ज्यादा आसान होना चाहिए था उनके हुक्मरानों के लिए, लेकिन एक भी स्टेबल सरकार जो 5 साल पूरे कर पाए, ये पाकिस्तान में एक सपना है। और हमारे यहाँ आप देखिए कि हम
बशर्ते मैं जैसे कह रहा हूं कि हमारे यहाँ भाषा को लेकर कई बार विवाद हो सकता है, कई बार जाति को लेकर हो सकता है, बहुत सारे विवाद हैं हमारे यहाँ। पर जो मैटर करता है वो ये है कि इन सारे विवादों के बाद भी आज भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और लोकतंत्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। कई लोग कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान को आजादी के बाद एक डिक्टेटरशिप में चले जाना चाहिए था, क्योंकि देखा गया है कि डिक्टेटरशिप इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए कई बार अच्छी होती है। आप चाइना का उदाहरण ले सकते हैं, या फिर आप जो पार्शियल डेमोक्रेसी इस तरह से। पर हम एक फुल प्रूफ डेमोक्रेसी हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में गिने जाते हैं। और उसी लोकतांत्रिक वैल्यू को जो हमारे 1947 में डिसाइड कर दी गई थी, उन्हीं को मोर और लेस अपहोल्ड करते हुए हमारे जो बेसिकली हमारे जो विवाद हैं, भाषा के हों, जाति के हों, कोई भी, उन्हें एड्रेस करते हुए हम लगातार प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। और ये हमारे पड़ोसी इससे सीख नहीं पा रहे हैं, ये उनका दुर्भाग्य है। तो ये अब मैं क्या ही बोलूं, हमें काफी सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो कंपटीशन है, हमारी जो लीग है, वो हमारे पड़ोसी से कंपटीशन करने की नहीं है। हम दुनिया के सुपर पावर से compete करें। पाकिस्तान तो हम उससे तुलना होना ही हमारे लिए, भारत के लिए एक अपमान की बात है। हाँ, बट आपको इन फ्यूचर लगता है कि ये बहुत बड़ा अलर्ट दे दिया है, आगे से ऐसा कोई टेरर अटैक करने से पहले भी 100 बार सोचेगा? ये आगे से कोई टेरर अटैक करना तो दूर की बात है, मुझे लगता है कि ऐसा सोचना भी पाकिस्तान के लिए अब एक दूभर बात होने वाली है, क्योंकि हमारी सेना ने जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया है। आप ठीक है, आप दुनिया में नैरेटिव बिल्डिंग करते रहिए, आप दुनिया में अपना पक्ष बताते रहिए कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो टेरर के अगेंस्ट में खड़े हैं, आप ये सब बातें करते रहिए, लेकिन आपको जो मार पड़ी है वो आपको पता है ना। तो वो आपको घाव हमेशा दिलाती रहेगी याद, और आपको, मुझे लगता है कि पाकिस्तान इतनी जल्दी तो अब ऐसी हिमाकत दोबारा नहीं करने वाला है। जी बिल्कुल। तो सर्वेश भाई, मैं चाहता हूं ऑडियंस के लिए, क्योंकि वो एंजॉय कर रही है शो को, बहुत कुछ सीख रही है, मैं चाहता हूं आप कुछ एक मैसेज दीजिए जो कि हर एक इंसान पॉलिटिक्स के थ्रू सीख सकता है। देखिए, पॉलिटिक्स के थ्रू सीखा तो क्या ही, मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे देश का जो युवा है, जो मेरा सबसे बड़ा संदेश है वो ये है कि आप पॉलिटिक्स में सक्रिय हो। आप सिर्फ एक पैसिव सपोर्टर बनकर ना रहें, आप सिर्फ वो बनकर ना रहें कि आपके ओपिनियन लीडर ने, आपके नेता ने कुछ कह दिया, आपके नेता ने कह दिया कि चलो भाई हिंदू धर्म की रक्षा करते हैं, तो आप निकल गए झंडे लेकर तलवारें लहराने। ये ना करें, आप खुद उस चीज का पार्ट बने, एक एक्टिव हिस्सा बने, राजनीति के बारे में पढ़ें, राजनीति के बारे में समझें, और उसके बाद आप अपने नेता को चुनें। जिस भी नेता को चुने वो इसलिए ना चुने क्योंकि आपके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें चुना जाता रहा है। आप अपने आसपास के मुद्दों को देखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कहा जाता है कि अगर मोदी नहीं तो कौन। बिल्कुल, हमारे देश के लोगों को यह समझना पड़ेगा कि आप मोदी जी का चुनाव नहीं कर रहे हैं। अगर आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी की सड़क पे गड्ढे हैं तो उसे मोदी जी आकर नहीं बनवाने वाले। आप अपने जो विधायक या जो फिर सांसद के लिए आप वोट दे रहे हैं, उनका आप चेहरा देखिए, आप उनकी बातों को सुनिए कि आपकी बातों को कितना वो एड्रेस कर रहे हैं, आपके इश्यूज को कितना एड्रेस कर रहे हैं, और आप अपने सांसद के लिए वोट कीजिए। वो आपके सांसद का काम है आगे कि वो चुनकर जब जाएंगे तो वो फिर प्रधानमंत्री का फैसला करेंगे। बिल्कुल, तो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो बेहतर हो वो चुने, आप देश अपने आप सुधर जाएगा। ठीक है। तो सर्वेश जी, ये तो रही हमारी पॉलिटिक्स की बात। इसके साथ आप फिलॉसफी और संस्कृति में इंटरेस्ट कैसे आ गया आपका? मैं ये बहुत जानना चाहता हूँ क्यूरियोसिटी के साथ। देखिए, फिलॉसफी में जैसा मैंने कहा, मैं रीवा मध्य प्रदेश से आता हूँ। हमारे यहाँ सांस्कृतिक वैल्यूज बहुत हैं। हमारे यहाँ हर घर में आपको लोग संस्कृति की बात करते हुए मिल जाएंगे। रीवा एक ऐसा जगह है। मैं एक कॉन्वेंट स्कूल में था, ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और आप जब एक कॉन्वेंट स्कूल का नाम सुनते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बातें होती होंगी, हिंदू धर्म की बातें नहीं होती होंगी, भारतीय संस्कृति की उतनी बातें नहीं होती होंगी। लेकिन फॉर्चुनेटली मैं जिस जगह से आता हूँ, मैं जिस विद्यालय से आता हूँ, हमें संस्कृत सप्ताह हमने मनाना शुरू किया था एक कॉन्वेंट स्कूल में। ठीक है। आज की डेट में ये सुनना कितनी बड़ी बात लगेगी आपको। 8वीं कक्षा में जब मैं पहुंचा तो मुझे संस्कृत पढ़ने का बचपन से ही काफी रुझान था। और 8वीं कक्षा में हमारे एक गुरुजी थे संस्कृत के, हमारे ज्योति स्कूल के ही थे, और उन्होंने उनकी प्रेरणा से हमने काफ़ी सारे बच्चों ने एक मूवमेंट चलाया था। एक तरह से आपको पता होगा, CBSE में सिर्फ 6th, 7th और 8th क्लास में 3 साल संस्कृत पढ़ाई जाती है। बिल्कुल। तो उस समय हमने ये मूवमेंट चलाने का प्रयास किया था कि अब संस्कृत को कम से कम 12th क्लास तक पढ़ाया जाए, और छोटे लेवल पर ही सही, हम सभी बच्चों ने 8वीं का कितना ही पता होता है उस समय अभियानों के बारे में और मूवमेंट्स के बारे में। हम सभी ने बाकायदा एक एप्लीकेशन लिखा, साइन किया, शहर के 2-3 स्कूल के हम बच्चे सब मिले और हमने साइन किया उस पर वो बात ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाई। लेकिन मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो ये है कि संस्कृति के प्रति, अपने कल्चर के प्रति, अपनी
संस्कृत भाषा के प्रति रुझान हमेशा से था, और सिर्फ मुझ में नहीं, वो मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र के हर इंडिविजुअल में ऐसा ही है, और ये हमारी खुशनसीबी है। उसके बाद फिलॉसफी, भारतीय ज्ञान परंपरा में मुझे मुख्य रूप से इंटरेस्ट तब आया जब आगे जीवन में हम आगे बढ़े, थोड़ा सा समझने लायक हुए कि भाई आखिर फिलॉसफी है क्या, दर्शन होता क्या है। फिलॉसफी और दर्शन भी अपने आप में बहुत अलग चीज़ें हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो जब आज हम देखते हैं, आप सोफीज वर्ल्ड पढ़ लीजिए, सूफी का संसार, या आप वेस्टर्न फिलोसफीज पढ़ लीजिए, कितनी भी, लेकिन आप एक बार पहले, आप चलिए मैं आपको उदाहरण दूं, आप वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं जी। पर क्या आपने अपना हिंदुस्तान पूरा घूमा हुआ है? आप एक बार पहले अपना देश तो पूरा घूमिए, उसके बाद आप वर्ल्ड टूर करते रहिए। उसी तरह मुझे लगता है कि पहले आप अपने देश की फिलॉसफी को तो समझिए। हमारे देश का, हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा इतनी विस्तृत है, इतनी कंप्लीट है, इतनी संपूर्ण है कि दुनिया का कोई भी ऐसा दर्शन नहीं होगा, कोई भी ऐसी फिलॉसफी नहीं होगी जिसकी बात या जिसकी कोर वैल्यूज हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम में ना हो। तो मुझे ये हमेशा से लगा कि एक बार पहले हम इसके बारे में जान लें, क्योंकि हम फिर विश्वगुरु बनने का जो हम बातें करते हैं, हम एक समय पर जो विश्वगुरु हुआ करते थे वो इसी के माध्यम से हुआ करते थे। और आज जो हमारी ऐसी स्थिति है कि हमें एक संघर्ष करना पड़ रहा है अपनी उस विश्वगुरु की छवि को दोबारा पाने के लिए, वो कहीं ना कहीं इसीलिए है कि हमने अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को भुला दिया है कहीं ना कहीं। और अगर याद भी रखा है तो उसका काफी विकृत रूप याद रखा है, जो कि राजनीति से प्रेरित है। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट संस्कृति? हर एक, अभी जो जेनजी का कल्चर चल रहा है वो बहुत मॉडर्नाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए इतना जरूरी क्यों है अपने मोरल्स को और संस्कृति को फॉलो करना या उनके बारे में जानना? देखिए, अभी हमने राजनीति की बात, बिल्कुल, जब मैंने पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर काम किया, तो तब और ज्यादा करीब से मुझे ये बात पता चली कि आज जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, आपने भी देखा है, वो संस्कृति और कल्चर के अराउंड काफी ज्यादा रिवॉल्व करता है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, और आज हमें इस संस्कृति को बचाना है, कल हमें उस संस्कृति को बचाना है, इसके अराउंड रिवॉल्व करता है। देखिए, दो तरह के लोग हैं आज के हमारे युवाओं में, या फिर सारी जनता में ही अगर मैं बात करूं, हर आयु वर्ग में। एक वो है जो अपने धर्म की, अपने संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं। कैसे? उन्हें बता दिया गया है कि भाई तुम झंडे उठाओ, एक किसी राजनेता या किसी दल के पीछे जाओ, नारे लगाओ, और फिर तुम अपने धर्म की ऐसे रक्षा कर लोगे। तो अपने देश की जो खामियां हैं, उस नेता की या उस दल की जो खामियां हैं, वो देखते नहीं हैं, और वो सिर्फ अपने धर्म का झंडा, अपने धर्म को बचाने के लिए वो सड़कों पर नारे लगा रहे होते हैं। भाई, सड़कों पर नारे लगाकर, तलवारें लहराकर तुम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हो। दूसरी जनता ये है, जो कि जिसे हम वामपंथी कह लें या लेफ्टिस्ट कह लें या कोई और नाम दे दें, जो हर चीज का ठीकरा, अगर समाज में कोई भी चीज गलत चल रही है तो उसका ठीकरा संस्कृति पर फोड़ देते हैं। कि और करो कल्चर की बातें, और दो भारतीय संस्कृति की बातें करो। तो ये जो दोनों तरह के लोग हैं, इनके साथ दुर्भाग्य ये है, इनके साथ अनफॉर्चुनेटली दिक्कत ये है कि इनमें से किसी ने इंडियन कल्चर को पढ़ा नहीं है, और ये इंडियन कल्चर की बातें दोनों ही कर रहे हैं। जो लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो इंडियन कल्चर के उस वर्जन को सपोर्ट कर रहे हैं जो उनके ओपिनियन लीडर ने बता दिया है जी, जिसने बता दिया है कि भाई एक इस तरीके से तुम काम करोगे तो तुम अपने धर्म की रक्षा कर सकते हो। अच्छा, जो अपोज कर रहे हैं वो ऐसा अपोज कर रहे हैं, उस रूप को अपोज कर रहे हैं जो उनके ओपिनियन लीडर ने बता दिया है। आप एक बार खुद पढ़ें, जानना आवश्यक है, फिर आप उसके बाद चाहे उसको सपोर्ट करें या उसका आप क्रिटिसिज्म करें, वो आपके ऊपर। आप बताइए, आपके हिसाब से धर्म को कैसे बचाया जा सकता है? धर्म को बचाया जा सकता है धर्म के बारे में जान के, धर्म के बारे में पढ़ के। वही मैं कहता हूं, सबसे मेरा आग्रह है, हाथ जोड़कर हमारे देश के युवाओं से आग्रह है कि आप हमारे देश के धर्म को, और सिर्फ धर्म को नहीं, हमारी ज्ञान परंपरा को, हमारी संस्कृति को एक बार पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको उसमें से जो समझ में आता है, आप उसे या तो सपोर्ट कर सकते हैं या उसका क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। पर जानना आवश्यक है, क्योंकि जानने के बाद चाहे आप उसका समर्थन करें या विरोध करें, वो पूर्वाग्रह से रहित होगा। मतलब आप किसी भी तरह के अपने प्रिजुडिस से रहित होकर, उससे अलग होकर आप उसका सपोर्ट कर सकते हैं फैक्ट्स के आधार पे, या फिर अगर आपको उसका ओपोजिशन करना है तो भी आप फैक्ट्स के आधार पे कर सकते हैं। ये होगा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, अगर आप ऐसे क्रिटिसाइज करोगे तो। लेकिन फिर वही बात है कि आज जो मैक्सिमम जनता है, उनका दुर्भाग्य ये है कि वो बात धर्म की ही करते हैं, पर उन्हें धर्म का मूल स्वरूप पता नहीं है। अच्छा सर्वेश जी, एक चीज मेरा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट रहेगा, मैं अगर 2025 में बैठा हूं तो क्या हिंदू धर्म आज खतरे में या फिर डोमिनेट करना है? देखिए, हिंदू धर्म खतरे में है, ये फिर एक ऐसी बात है जो राजनीति से ही निकल गई। हिंदू धर्म, आप मुझे एक बात बताइए जी, भारत देश पर हजारों सालों तक
विदेशी आक्रांताओं ने राज किया, चाहे वो अंग्रेज हो, मुगल हो, चाहे अफगान हो, जो भी हो, तब आपके धर्म की सरकार नहीं थी। बड़े ही आतताई क्रूर राज, औरंगजेब जैसे राजा हुए हमारे यहाँ। उस समय पर क्या हिंदू धर्म खत्म हो गया? नहीं हुआ। उस समय पर बल्कि इसी मुगल काल के दौरान आपको आपके बड़े बड़े ग्रंथ मिले, श्री रामचरितमानस मिली, जिसने नया नव जागरण कर दिया गोस्वामी तुलसीदास ने। एक तरीके से आज घर घर में रामचरितमानस पढ़ी जाती है। जितनी वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी जाती, उससे ज्यादा रामचरितमानस पढ़ी जाती है। तो जब उन एट्रोसिटीज के टाइम पे हिंदू धर्म खत्म नहीं हुआ, तो आज तो एक लोकतांत्रिक सरकार है, ऊपर से एक ऐसी सरकार है जो अपने आप को हिंदू धर्म की हितैषी होने का दावा करती है। आपके नेता हिंदू धर्म के धुरंधर होने का दावा करते हैं। तो ऐसे समय पर आपको क्यों लगता है कि हिंदू धर्म खतरे में है? धर्म कभी भी धर्म एक विचार है। धर्म उसके लोगों से बनता है और उसके विचारों से बनता है। हिंदू धर्म को कभी, और सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, इस दुनिया में कोई भी धर्म कभी खतरे में नहीं आ सकता। खतरे में सिर्फ इंसान आ सकते हैं। अच्छा, खतरे में सिर्फ इंसान आ सकते हैं धर्म के नाम पर एक दूसरे को मार के। और ये ऐसा लड़ाई झगड़ा क्यों फैलाया जाता है? लोगों के आपस में धर्मों में क्यों लड़ाया जाता है तो हर कोई इंसान ही, अगर आप ऊपर लेवल पे देखेंगे, बस वो तो कहीं पैदा हुआ है, किसी धर्म को फॉलो कर रहा है, कुछ उसके माँ बाप ने सिखाया है, वो अलग चीजों में फॉलो कर रहा है। बट ये आपस में लड़ाई झगड़ा, फिर क्या उसको पॉलिटिकल एजेंडा से जोड़ा जाता है? ये ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, जब जैसा आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि है तो हर कोई इंसान ही जी, धर्म के ऊपर उठकर। जब वेदव्यास जी ने 18 पुराण लिख दिए, तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई आपने इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिख दिए हैं, इतनी बड़ी बड़ी आपने किताबें लिख दी, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास इतनी समझ नहीं है या उतना समय नहीं है इतना सारा कुछ पढ़ने का, तो आप उसके लिए कोई एक छोटी बात बताइए कि अगर वो इतना सब ना पढ़ पाए तो उस एक लाइन में वो समझ जाए कि भाई धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तो स्वामी वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास जी ने क्या कहा था कि परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम, यानी कि जो परोपकार है, दूसरों के ऊपर उपकार करना, दूसरों के प्रति उदार रहना, दूसरों का भला करना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। और सबसे बड़ा पाप क्या है? दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को दर्द देना। तो सारे धर्म का, हर धर्म का, मुझे लगता है भारतीय दर्शन और भारतीय हिंदू धर्म का तो ये है ही। मुझे लगता है कोई भी धर्म किसी को आहत करना नहीं सिखाता है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं सिखाता है। सबसे ऊपर जैसा हम कहते हैं मानवता का धर्म होता है। पर यह दुर्भाग्य है कि राजनीति सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में, देखिए पॉलिटिक्स हो सकती थी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव भी, जब आप डेवलपमेंट की बातें कर सकते थे, पर वो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है नेताओं के लिए। तो फिर ये क्या करते हैं? आसान वाला रास्ता चुनते हैं। और आसान रास्ता क्या है कि अब मैं काला हूं, आप गोरे हैं, मैं हिंदू हूं, आप मुस्लिम हैं, तो मुझे आपको लेकर थोड़ी सी आशंका होगी, थोड़ा सा मैं आपके प्रति असुरक्षित, इनसिक्योरिटी महसूस करूंगा जी। और इसी इनसिक्योरिटी का जो हमारे बीच में है, इसी का वो एक्सप्लॉइट करके उसका फायदा उठा लेते हैं। और ये उनके लिए ज्यादा आसान होता है वोट निकालने के लिए और चुनाव जीतने के लिए। तो आपने किसी और को वोट दे दिया, मैंने किसी और को वोट दे दिया। इसकी जगह पर यह बात की जा सकती थी दुनिया भर में, मैं सिर्फ अपने देश की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया भर में इसकी जगह यह बात की जा सकती थी कि भाई मैं काला हूं, ये गोरा है, मैं हिंदू हूं, ये मुस्लिम है, पर इन दोनों के लिए है तो इंसान ही, तो इनका जीवन स्तर, इनकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव की जाए। पर फिर वही बात है कि राजनेताओं ने हमेशा आसान रास्ता ही चुना, और यही मुझे लगता है दुर्भाग्य है। ठीक है, लोकतंत्र बहुत ही अच्छी व्यवस्था है शासन की जी, लेकिन लोकतंत्र एक उसकी जो खामी है वो यही है कि कई बार वो नेताओं को ऐसे प्रोत्साहित कर सकती है कि आप सरलता से किसी का वोट लेने के लिए, किसी को अपने पक्ष में करने के लिए, उसके मन में जो आशंकाएं हैं, उसके मन में जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, आप उन्हें हिट करो ताकि वो आपको वोट दे सके। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया सर्वेश जी। तो सर्वेश जी, क्वेश्चन है हमारा, जो आज का जनजी कल्चर है, ये मैं देख रहा हूँ बहुत प्रेमानंद महाराज जी और ऐसे काफी संत हैं जिनसे बहुत इंस्पायर भी हो रहा है, और हमारे जो कल्चर है, जो हमारी भक्ति है, उसको रिवाइव भी कर रहा है। ये ऐसा ट्रांजिशन देखने को बहुत अच्छा भी है, बट ऐसे कैसा हो गया अचानक से उठना? ये बहुत ही सुखद बात है। हाँ। एक तरह से मैं कहूँ तो चाहे वो प्रेमानंद जी हो या फिर कोई और संत महात्मा हो, उनके लिए जो एक नया क्रेज देखा जा रहा है हमारी पीढ़ी के लोगों में, वो मतलब अनप्रेसिडेंटेड है। हाँ। ऐसा पहले देखा ही नहीं गया हमारी पीढ़ी के लोगों में। हाँ। तो इसका मुझे लगता है सबसे बड़ा जो कारण है, एक तो देखिए हर 10 में से 7 युवा आज मेंटल इलनेसेस से पीड़ित है, चाहे सोशल मीडिया के कारण हो या चाहे जिस भी उनकी हेक्टिक लाइफस्टाइल की वजह से हो। जब युवा लोगों को किसी तरह की मेंटल इश्यू होती है, जब वो दुखी होते हैं, भयभीत होते हैं, या फिर वो डर रहे होते हैं किसी चीज़ से, उन्हें एंग्जाइटी होती है, तो वो एक सोलेस, एक शेल्टर ढूंढते हैं जहां वो थोड़ा सा अपने आप को आराम महसूस कर सकें। और वो मुझे लगता है उन्हें
ईश्वर के पास मिलता है, और वो ईश्वर के पास ही मिल सकता है, एक हायर पावर के पास, चाहे आप उस हायर पावर को जो भी नाम दें। कोविड के बाद आपने देखा होगा कि ये चीज और ज्यादा बढ़ गई। कोविड के बाद जो भक्ति का एक ट्रेंड है वो जेनजी में बहुत ज्यादा बढ़ा, और कोविड का समय जैसा हमने देखा बहुत ही निराशा का समय था। उस समय चारों तरफ बुरी खबरें फैली हुई होती थी, डिप्रेशन एंजाइटी से लोग परेशान थे, अपने अपने घरों में कैद हो गए थे। तो मुझे लगता है कि वो जो एक इंसिडेंट्स था, वो जो कोविड महामारी वाला एक जो पीरियड था, उसका बहुत बड़ा योगदान है हमारे युवाओं को फिर से एक बार धर्म की ओर और भक्ति की ओर ले जाने का। धर्म तो चलिए उसमें भक्ति, ज्ञान और कर्म 3 मार्ग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से भक्ति मार्ग की ओर, भक्ति मार्ग ही आपको ये बताता है कि आप किसी तरह से अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दें सामने वाले एक हायर बीइंग के लिए, और वो आपको फिर कुछ चिंता करने की बात नहीं है। तो इसीलिए हमारा, मुझे लगता है, युवा भक्ति मार्ग की ओर ज्यादा अग्रसर है। जी, बहुत अच्छा लगा सुन के। जैसे हमने अभी संस्कृति के बारे में बात करी, हम लोग जो पूजा करते हैं भगवान श्री राम की, लेकिन मैं देखता हूँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इतनी एजुकेशन होने के बाद भी, अपनी हिस्ट्री पढ़ने के बाद भी रावण की पूजा कर रहे हैं, कर्ण की पूजा कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, यही अगर हमारे दादाजी से ये पूछा जाए तो वो कहेंगे कि बस यही कलयुग की पहचान है। पर अगर मैं सीरियस नोट पे कहूँ तो देखिए, कर्ण और रावण ये दुर्दांत खलनायक थे। रावण से बड़ा खलनायक पूरे इतिहास में आज तक पैदा नहीं हुआ। जो लोग रामायण को चलिए इतिहास नहीं मानते हैं, सिर्फ कहानी मानते हैं, अगर आप उसे सिर्फ कहानी माने तो राम से बड़ा किसी भी कहानी के इतिहास में नायक नहीं पैदा हुआ, और रावण से बड़ा खलनायक नहीं पैदा हुआ। कर्ण कोई एंटी हीरो नहीं था जिसके अंदर कोई आप अच्छाइयां ढूंढ रहे हो, वो भी एक नितांत वो खलनायक किस्म का व्यक्ति था। लेकिन अब फिर हमारे कवि कुल के हमारे पूर्वज रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक रश्मिरथी लिखी, और उसके बाद B.R. चोपड़ा जी की रामायण आई, महाभारत आई, और उसके बाद कर्ण को एक अलग ही तरह से, खासकर अभी के समय में अलग ही लोग कर्ण के, मैंने देखा सोशल मीडिया पर फैन पेजेस बने हुए हैं, इंस्पिरेशन बन के लोगों के बैठे हुए हैं कि सीखो, कर्ण से सीखो। और कर्ण और अर्जुन के बीच में लोग द्वंद्व कर रहे हैं, कंपैरिजन चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। देखिए, अगर आप कर्ण की बात करें, रावण तो चलिए मैं उसको तो, उसके ऊपर तो बात करना ही दूभर है। मतलब वो इतना बड़ा खलनायक था, जो रावण वाज अ सीरियल रेपिस्ट, और ऐसे व्यक्ति को आज आप उसकी पूजा कर रहे हैं, आप उसको मैंने देखा सोशल मीडिया पर बड़े ही एक वायरल है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो रावण को भगवान मानते हैं। जय रावण की करके, वो लंबी सी हाइट है, थोड़ी सी बॉडी शॉडी है, और रावण भगवान है वो। इससे आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं जनता में, कि मतलब आपको छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं, सोशल मीडिया आजकल हर किसी के लिए एक्सेसिबल है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस तरह का कंटेंट परोस रहे हैं अपने सामने वाली जनता को। बात आते हैं अगर कर्ण की, तो कर्ण के बारे में लोग कहते हैं कि कर्ण के साथ बहुत गलत हुआ, वो श्री कृष्ण ने उसे छल से मरवा दिया, बचपन से वो उसे शिक्षा नहीं दी। देखिए, आजकल नेपोटिज्म के अगेंस्ट इतना ज्यादा आउटरेज होता है। कर्ण नेपोटिज्म का ही प्रोडक्ट है। कर्ण की जो सबसे बड़ी ताकत थी उसके कवच और कुंडल, उसके लिए कर्ण ने कौन सा तप किया था? कुछ नहीं। वो उसके पास सिर्फ इसलिए थे क्योंकि वो सूर्यदेव का पुत्र था। तो ये तो नेपोटिज्म की सबसे बड़ी चीज हो गई। उसके बाद जब कर्ण का जन्म हुआ, उसने, चलिए शिक्षा उसे डिनाई कर दी गई, और उसके बाद उसने शिक्षा ली। पर जब तुम अंग के राजा बन गए हो, एक अंग प्रदेश के राजा तुम्हें दुर्योधन ने बना दिया, उसके बाद तुम कुछ बेहतर भी तो कर सकते थे। अपने जीवन का कर्ण ने अपना सारा जीवन लुटा दिया अर्जुन से बेहतर बनने में। इतनी सारी विद्या तुम्हारे पास थी, तुम उसका कुछ सदुपयोग कर सकते थे, तुम अपनी जनता का भला कर सकते थे, कुछ नए लोगों को धर्म सिखा सकते थे। दुर्योधन को तुम अपना बहुत अच्छा मित्र कहते हो, लोग दुर्योधन और कर्ण की मित्रता की मिसालें दिया करते हैं। बताइए ये कैसा मित्र हुआ कि तुम्हारा मित्र इतने अधर्म कर रहा है, अपने घर की बहू को, अपनी भाभी को वो बुलाकर निर्वस्त्र करने की बातें कर रहा है, और तुम उसमें उसका साथ दे रहे हो। साथ तो दे ही रहे हो, उसे अपशब्द कह रहे हो, वैश्य और कह रहे हो तुम उसे। सच्चा दोस्त क्या ये होता है कि अगर तुम गड्ढे में गिर रहे हो तो मैं तुम्हें और ढकेलने दूं? नहीं। या फिर ये होता है कि अगर मेरा दोस्त गड्ढे में गिरने की बात करे तो मैं उसे समझाऊं कि नहीं दोस्त रुको, ये तुम गलत कर रहे हो। अगर दोस्ती हो तो कृष्ण और अर्जुन की तरह क्यों ना हो, दोस्ती दुर्योधन और कर्ण की तरह क्यों? तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम किस तरह के उदाहरण अपनी जनता में दे रहे हैं, अपने बच्चों में हम क्या आगे पास ऑन कर रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ आज की बात नहीं है, जो बातें हम आज कर रहे हैं वो आज से 100 साल बाद जाके जो वो केस स्टडी बन जाएंगी, वो इतिहास बन जाएंगी। आज से 100 साल बाद लोग इस चीज को पढ़ रहे होंगे कि कैसे हम कर्ण को इतना आइडियलाइज कर रहे थे, रावण को इतना आइडियलाइज कर रहे थे। तो आज से 100 साल बाद का आप देखकर चलें और ये निर्धारित करें कि आने वाली जनरेशंस को आप क्या नॉलेज पास ऑन कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इससे थोड़ा सा और हम निकल के आते हैं, स्वामी विवेकानंद जी आपका नाम लिया था, तो वो आदि शंकराचार्य जी के अपोज में क्यों गए थे? जी
देखिए ये बड़ी ही एक मिसकंसेप्शन मैं कहूँगा इसे, प्लीज प्लीज कि लोगों के बीच में है कि स्वामी विवेकानंद जी ने आचार्य Oppose किया था। शंकर के वेदांत का क्रिटिसिज्म किया या उसका ऑपोजिशन किया था, जबकि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। अच्छा, आचार्य शंकर आज से 1200-1300 साल पहले वो इस पृथ्वी पर आए और 32 साल की उम्र में उन्होंने जो इस हिंदू धर्म को पुनर्जागृत करने के लिए, उस समय बौद्ध धर्म का अपनी चरम पर था। उस समय मैं आपको बताऊं, लोग इस तरीके की बातें करते थे, जो हिंदू जो ब्राह्मण होते थे वो ऐसी बातें करते थे कि मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, क्योंकि अगर किसी बौद्ध भिक्षु की मेरे ऊपर परछाई पड़ गई तो मैं बौद्ध बन जाऊंगा। मतलब इस प्रकार का बौद्ध धर्म अपने चरम पर था। जी। हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी उस समय, उनको आगे ला लाकर बौद्ध धर्म काफी अपने चरम पर पहुंच गया था। उस समय वैदिक धर्म की बहुत ज्यादा हानि हो रही थी। ऐसे में आचार्य शंकर ने एक बार फिर से ज्ञान मार्ग से जाते हुए वैदिक धर्म को, सनातन वैदिक धर्म को फिर से स्थापित किया, सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। उन्होंने जो सबसे बड़ा सूत्र दिया था वो था ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा, यानी कि सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है, बाकी ये सारा जगत मिथ्या है। यहीं से स्वामी विवेकानंद ने जो आगे कैरी ऑन किया उस पर मैं आऊंगा। पहले हमें यह समझ लेना जरूरी है कि मिथ्या की क्या डेफिनेशन थी। ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है। यहां हम सत्य ट्रूथ की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम सत्य कर रहे हैं कांस्टेंट, स आधा था और फिर से था। तो ब्रह्म वो है जो हमेशा रहता है, जो कभी खत्म नहीं होता, कभी बनता नहीं। सत्य और सत्य में अंतर ये होता है कि जैसे सत्य ये है कि भाई सत्य कोई भी ट्रुथ हो गया और सत्य हो गया फैक्ट, तो ब्रह्म फैक्ट है। जगत मिथ्या, जो ये संसार है ये मिथ्या है। अब मिथ्या में जो आचार्य शंकर के जो बाद में विरोधी हुए शास्त्रार्थ में, उन्होंने कहा कि आप संसार को मिथ्या कैसे कह सकते हैं? संसार हमारे सामने, मैं आपको देख रहा हूं, मैं इस माइक को टच कर रहा हूं, ये टेबल मेरे सामने, तो ये मिथ्या थोड़ी है, मैं फील तो कर पा रहा हूं इसे। तो उन्हें लगा कि आचार्य शंकर ये बोल रहे हैं कि संसार सारा कुछ झूठ है, ये सपना है, जबकि ऐसा नहीं था। आचार्य शंकर कहना ये चाहते थे, मिथ्या का मतलब ये होता है कि जो है तो, लेकिन उस रूप में नहीं है, अपने असली रूप में नहीं है, हमें किसी और रूप में दिखाई देता है। संसार ब्रह्म ही है, पर वो ब्रह्म का वो रूप है जो ब्रह्म के रूप में दिखाई नहीं देता। मिथ्या वो है जो सत्य है, सतासत, यानी कि सत्य है पर असत्य के रूप में दिखती है, अपने असली रूप में हमें नहीं दिखती। अब हम आ जाते हैं नव्य वेदांत पर, जो दिया स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी आज से लगभग 200 साल पहले आए और उन्होंने कहा कि वो सबसे ज्यादा प्रभावित अगर किसी दर्शन से थे, उन्होंने दुनिया भर के दर्शन पढ़े, भारतीय दर्शन भी सारे पढ़े, और सबसे ज्यादा वो प्रभावित आदि शंकराचार्य के वेदांत से ही हुए। और उसमें उन्होंने बस ये ऐड करते हुए कहा कि जगत मिथ्या नहीं है। उन्होंने जगत को मिथ्या नहीं माना, ब्रह्म को एकमात्र उन्होंने सत्य भी उन्होंने भी माना, पर उन्होंने ये भी माना कि इस संसार में जो लोग हैं, अगर कोई भूखा आदमी है, वो भूख से मर रहा है, उसे खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं है उसके पास, और आप उसे जाके ब्रह्म की बात करोगे, उसे आप बताओगे कि भाई धर्म ये होता है, ब्रह्म ये होता है, तो ये उसकी गरीबी का, उसकी भुखमरी का, दुर्भिक्षता का मजाक उड़ाना होगा। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि एक व्यक्ति को इस अपने जीवन में जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, ये उसके पास हो जाए, सब कुछ वो हासिल कर ले, फिर वो ब्रह्म की ओर बढ़े, ब्रह्म की खोज की ओर आगे बढ़े। उन्होंने ये कहा था। आचार्य शंकर का जो वेदांत था उसे उन्होंने और व्यावहारिक स्वरूप दिया और थोड़ा सा प्रैक्टिकल उसे बनाया। ये उनसे अलग नहीं था आचार्य शंकर के वेदांत से, उनकी क्रिटिसिज्म नहीं थी, बल्कि उसमें थोड़ा सा उसका एडिशन था। ये क्यों जरूरी था? दोनों का कालखंड आप देखिए कितना अलग है। जब आचार्य शंकर इस धरती पर थे 1200 से 1300 साल पहले, उस समय भारत एक किसी के अधीन नहीं था, किसी भी आक्रांता के अधीन नहीं था। भारत उस समय फल फूल रहा था, एक सशक्त देश था, एक चारों तरफ उन्नति थी हमारे यहाँ। पर जब स्वामी विवेकानंद आए, उस समय अंग्रेजों के शासन से भारत त्रस्त था, लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती थी। तो ऐसे कालखंड में स्वामी विवेकानंद ने न सिर्फ हिंदू धर्म के वेदांत को आगे बढ़ाया, बल्कि उन्होंने बड़ा ही व्यावहारिक पक्ष रखा कि पहले यार जनता जो भूखी मर रही है बेचारी, उसे 2 वक्त का खाना तो मिले। आप मिथ्या बोल दोगे कि भाई तुम्हारी जो भूख है वो मिथ्या है, तुम सिर्फ ब्रह्म की खोज में जाओ, रोटी मत ढूंढो, तो ये उसे अपना मजाक उड़ाना ही लगेगा। इसलिए अलग अलग कालखंड के तौर पर ऐसा लगता है कि दोनों ने अलग बातें की, हालांकि ऐसा है नहीं। स्वामी विवेकानंद ने आचार्य शंकर का बुराई नहीं की, उन्होंने उन पर क्या कहते हैं, उनका विरोध नहीं किया, बल्कि उनकी बातों पर आगे ही उन्होंने विचार किया। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा हमको सुन के। मैं चाहता हूं कि जितनी भी ऑडियंस हैं उनका प्यार तो हमें मिल ही रहा है। मैं चाहता हूं उनके लिए आप कुछ बुक्स रेकमेंड करीजिए, एक पॉलिटिक्स के लिए भी और फिलॉसफी के लिए भी। देखिए पॉलिटिक्स के लिए अगर आपको भारतीय राजनीति के बारे में जानना है तो मुझे लगता है कि
रामचंद्र गुहा जी की एक बड़ी ही प्रचलित पुस्तक है, इंडिया आफ्टर गांधी। उसमें उन्होंने आज़ादी के थोड़ा सा पहले से लेकर बिल्कुल कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स तक, बिल्कुल हाल ही समकालीन पॉलिटिक्स तक उन्होंने पूरा इंडियन पॉलिटिक्स को डॉक्यूमेंट किया है बहुत ही अच्छे से। तो आप वो किताब पढ़ सकते हैं, थोड़ी मोटी किताब है, पर वो एक ऐसी किताब है कि उसे आप अगर एक बार खरीद लेंगे तो उसे आप समय समय पर एक रेफरेंस बुक की तरह आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं दर्शन की बात करूं तो देखिए, दर्शन को अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि श्रीमद् भगवद गीता हर बहुत आसानी से उपलब्ध रहती है, और अगर सारे दर्शन का आप एक समरी जानना चाहें तो आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर करें कि श्रीमद् भगवद गीता को अलग अलग प्रकाशनों से पढ़ें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो श्री कृष्ण ने गीता बताई उसके बाद अलग अलग लोगों ने जो उसका अपनी समझ के अनुसार उसका जो अनुवाद किया, उसको आगे बढ़ाया, तो आपकी समझ विकसित होगी अलग अलग लोगों की सोच के प्रति भी और अलग अलग संप्रदायों के प्रति भी। तो इस्कॉन वाली श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें, और साथ ही साथ आप कोशिश करें कि आप गीता प्रेस गोरखपुर की भी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें, उससे आपको बेहतर आइडिया बनेगा। और एक बार अगर आपने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ ली तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अपने जीवन से संबंधित बहुत सारे सवालों के जवाब तो मिलेंगे। बोला जाता है ऐसा कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में आप एक बार गीता जरूर पढ़ेंगे, आपको उसमें सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। देखिए, गीता तो आजकल देश दुनिया में कई बार जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं वो अपने मेंटल पेशेंट्स को देने लगे हैं कि भाई तुम इसे पढ़ो और इससे तुम्हें फायदा होगा। और मुझे लगता है कि गीता एक बार पढ़ने के बाद जब आप उसे समझेंगे तो आपका भारतीय दर्शन में और इंडियन नॉलेज सिस्टम में अपने आप इंटरेस्ट जागृत होगा, और उसके बाद तो फिर जहां ईश्वर ले जाए आप उस ओर मुड़ जाए, ज्ञान ही ज्ञान। तो सर्वेश जी, बहुत अच्छा लगा आज के सेशन में। मैं लेकिन फिर भी चाहता हूं एक आप लास्ट मैसेज ऑडियंस को दे दीजिए ताकि वो कुछ सीख पाए। देखिए, मेरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं अपने देश की जनता को, अपने देश के युवाओं को देना चाहूँगा वो ये है कि मैं बार बार कहता हूँ कि चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो फिलॉसफी हो, चाहे वो आपके लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो, आप उसके बारे में पढ़ें, किताबें पढ़ने की आदत डालिए। चाहे आप राजनीति के बारे में पढ़ें या फिर फिलॉसफी के बारे में पढ़ें, फर्स्ट हैंड नॉलेज गैदर करिए, किसी भी ओपिनियन लीडर के थ्रू मत गैदर करिए, क्योंकि वो आपको, अगर आप किसी की बात सुन रहे हैं, चाहे वो राजनेता हो या कोई आपका गुरु हो, वो उतनी ही बातें बता सकता है जो उसके समझ में आई है। तो आप फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन गैदर करें और एक्टिव पार्टिसिपेंट बने। किसी भी मूवमेंट का, किसी भी ट्रेंड का आप बस एक समर्थक ना बने। अगर आप राजनीति में भी कर रहे हैं तो आप राजनीति में सिर्फ समर्थक ना बने, एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बने। और अगर आप दर्शन में भी जा रहे हैं, ज्ञान अर्जन के लिए भी जा रहे हैं, तो उसमें भी आप सिर्फ एक पैसिव काम चलाऊ करने के लिए ना पढ़ें, बल्कि उसे जानने के लिए पढ़ें। और इसीलिए मैं अगली अपनी पुस्तक भी जो आएगी आपसे जो चर्चा हुई, जितना मैं समझ सका, इसलिए मैंने उसका नाम भी यही रखा है, जितना मैं समझ सका। अच्छा, मेरी पुस्तक वो है जितना मैं समझ पा रहा हूँ और मैं तुम्हें बता पा रहा हूँ। ये सारा नहीं है, ये मेरी समझ में जितना आ सका वो है। तो वही मैं कहता हूँ कि आप किसी भी ओपिनियन लीडर के चक्कर में मत पड़े। आप जिस भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, उसके बारे में आप खुद मेहनत करें, खुद रिसर्च करें, खुद पढ़ें और बस आगे बढ़ते रहें। तो सर्वेश जी, बहुत अच्छा लगा। मैं एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ आपको आज के सेशन के लिए, हमारे लिए टाइम निकालने के लिए और ऑडियंस को वो चीज़ देने के लिए जो वो कहीं ना कहीं लैक कर रही थी। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसा ही प्यार हमें कॉमेंट सेक्शन में भी जाओ और दिखाओ, सर्वेश जी के बारे में भी बताओ, ताकि हम इनको फोर्स करें पार्ट 2 वीडियो में लाने के लिए और ऐसे ही एनर्जेटिक एक और पॉडकास्ट के लिए भी। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।